Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel M of Life Physics. Today we are discuss about important topic है सेकंड लेक्चर है ये केमिस्ट्री का और क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसका सेकंड लेक्चर। अब देखिए इसमें क्या है, सेकंड लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं आपको सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में मैं एक्सप्लेन किया था। अब जो सॉलिड लिक्विड गैस आप पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं जिनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, हम करने वाले हैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा लेक्चर आसानी समझ में आएगा। देखिए आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहला वो है आपका डिफ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, एक तरह के मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसमें इंटरमिक्सिंग को शो करता है, दिखाता है कि पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आप वाटर ले लीजिए। अब वाटर के पास तो पार्टिकल होंगे ही, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब इसमें आप कलर डाल दीजिए, मान लीजिए रेड कलर आप डाल रहे हैं इसमें। तो जैसे रेड कलर डालते हैं ना आप, तो होता क्या है कि रेड कलर डिफ्यूज होने लगता है, पूरे इस वाटर में कलर अपना देने लगता है, मतलब पूरा वाटर रेड कलर का होने लगता है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो कलर पूरे वाटर में फैल रहा है ये क्या हो रहा है, ये एक तरह का डिफ्यूज हो रहा है, मतलब इसमें पार्टिकल इंटरमिक्स हो रहा है। तो पार्टिकल का इंटरमिक्स होना ही आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना ये एग्जाम्पल में, तो कलर एंड वाटर। ठीक, अब देखिए इट इज अ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक, पार्टिकल का इंटरमिक्स होना। अब देखिए डिफ्यूजन अकर इन सॉलिड लिक्विड गैस, जो डिफ्यूजन होता है ना वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में होता है। इसलिए इसका ऑर्डर पूछा जाता है कि बताइए किसमें ज्यादा डिफ्यूजन होगा, किसमें तेजी से डिफ्यूजन होगा। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन फास्ट किसमें होगा, गैस में होगा, फिर किसमें होगा, लिक्विड, फिर सॉलिड। यानी सबसे फास्ट अगर डिफ्यूजन की बात की तो गैस में। इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड का पास पास होते हैं, सॉलिड के तो बहुत पास होते हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है तो किसमें हो रहा है, गैस में हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं, तो तीन फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला डेंसिटी, सेकंड टेम्परेचर एंड थर्ड इज अ प्रेशर। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब होता है कि डिफ्यूजन कितना फास्ट हो रहा है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है, कितना फास्ट डिफ्यूज हो रहा है, कितना फास्ट पार्टिकल इंटरमिक्स हो रहे हैं। अब इसके फैक्टर कितने हैं, जो फास्ट कितना फास्ट करवाएंगे या स्लो करा देंगे इसके रेट को, वो कौन कौन है, डेंसिटी, वो कौन सा है, टेम्परेचर, वो कौन सा है आपका प्रेशर। जैसे मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास दो तरह से दो कंटेनर है, अब दोनों कंटेनर में आप वाटर ले लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ एकदम अच्छे से फैक्टर कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आप इस वाटर को आप हीट कर दीजिए और इस वाटर को आप कूल रखिए, ठंडा। मान लीजिए आपने दो कंटेनर में वाटर लिया, ऐसे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। मान लीजिए एक वाटर जो है कंटेनर का वो क्या है आपका, हीट है, उसको हीट किए हैं, गर्म किए हैं, और एक वाटर ऐसा है जो ठंडा है, कूल है। ठीक, अब क्या होता है कि दोनों में आप एक साथ कलर को डालिए, रेड कलर या ब्लू कोई भी कलर इसमें डालिए। अगर आप कलर डालेंगे ना तो देखेंगे ये कि जो हीट किए हैं, जो गर्म पानी है, जो गर्म वाटर है, उसमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा, जल्दी पूरे एरिया में कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें स्लो स्लो डिफ्यूजन होगा। यानी एक चीज मालूम चला कि टेम्परेचर ज्यादा होने पे डिफ्यूजन फास्ट होगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना, तो यही ये फैक्टर है सब, तो ऐसे फैक्टर काम करते हैं। अब इन सब फैक्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इतना लिखिए फिर बात करते हैं इसके आगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, डेंसिटी। तो यहाँ देखिए सबसे पहला मैं डेंसिटी की बात करता हूँ। तो डेंसिटी इक्वल टू, आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, छोटे क्लास में पढ़ेंगे आप 10th में 9th में। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, अभी इसका यूज करने वाला हूँ। अब देखिए डेंसिटी का फैक्टर अफेक्टिंग में डेंसिटी का रोल क्या है। तो अब बात करते हैं डेंसिटी। तो पता है यहाँ लिखा हूँ, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द ग्राहम लॉ। एक ग्राहम नाम के वैज्ञानिक, ग्राहम लॉ, उन्होंने ग्राहम लॉ दिया था। ठीक है, ग्राहम्स लॉ, इसको ग्राहम लॉ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√d डेंसिटी।
यानी उन्होंने इस लॉ को दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर डेंसिटी आपका कम होगा, डेंसिटी आपका क्या होगा, कम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। सिंपल। ये क्या बोला, फिर समझा रहा हूं। डेंसिटी अगर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम। एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की लिक्विड की, तो सॉलिड की ज्यादा होती है, डूब जाता है ना पानी के अंदर, डालने पे क्या होता है, नीचे चला जाता है। सॉलिड की ज्यादा होगी और लिक्विड की क्या होगी, कम। और अभी मैंने डिफ्यूजन ऑर्डर आपको बताया था कि ज्यादा होगा किसमें डिफ्यूजन, लिक्विड में, सॉलिड में क्या होगा, कम। यही कारण है, यही सब देख करके फैक्टर इन्होंने बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ना वो ज्यादा तब होगा जब डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहला चीज। अब इस फार्मूले को आपको याद करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, पहला चीज। अब देखिए, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं ना, इनवर्सली डायरेक्टली को, तो यहाँ पे हम आर को लिखते हैं R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट d2/d1। कैसे हुआ देखिए, मान लीजिए R इनवर्सली 1/√d है, राइट। तो जब इसको हटाते हैं ना तो इसको कन्वर्ट करते हैं R1/R2 में, राइट, और इसको लिखेंगे 1/√d1/d2। अब जब ये उल्टा करेंगे ना d1/d2 को, तो ये d2/d1 हो जाएगा, यानी R1/R2 इक्वल टू d2/d1। और अभी आपसे बताया मैंने डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, डेंसिटी के। यानी अगर मैं d1 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1, अगर मैं इसको d2 करूं तो यहाँ पे क्या होगा, m2। इसका मतलब यहाँ d2 है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 लिख सकता हूँ, यहाँ d1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 लिख सकता हूँ, राइट। यानी R1/R2 इक्वल टू m2/m1। और ये m1 m2 है क्या, ये है आपका मोलर मास, क्या है, मोलर मास। अब इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं किसी गैस को देखकर कि किस गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा और किस गैस में डिफ्यूजन कम होगा। ग्राहम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसको पता करने में कि कौन सा गैस है जिस गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा और कौन सा गैस है जिसमें डिफ्यूजन कम होगा। ये चेक, यहाँ पे क्या है, R1/R2 इक्वल टू m2/m1। m2m1 क्या है, आपका मोलर मास है। मोलर मास के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि किस गैस का आपका डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा हो रहा है और किसमें डिफ्यूजन क्या है, कम होगा। तो जो आपका हैवियर होगा उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, और जो आपका लाइटर होगा उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा। तो आपका जो ये देख रहे हैं H2H CH4 और अमोनिया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, ये लाइटर है, इसमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर हैवी गैस की बात करूँ जैसे HCl हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, इसमें आपका डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ये हैवी गैस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लाइटर गैस है उसमें डिफ्यूजन आपका कम होगा और जितने हैवी गैस है उसमें डिफ्यूजन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका रहा फैक्टर डेंसिटी का। इसको लेके फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड। पहला आपका डेंसिटी था, ठीक है, फैक्टर ऑफ हिटिंग। अब बात करते हैं टेम्परेचर का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो जब इंक्रीज करेंगे ना और उसमें कलर को आप उसमें अगर छोड़ते हैं तो कलर पूरे वाटर में क्या होता है, डिफ्यूज होने लगता है, फास्टली डिफ्यूज होता है, क्योंकि उसको आपने हीट दिया है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा हो रहा है, क्यों कलर पूरे वाटर में बहुत फास्ट डिफ्यूज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कूल वाटर, हॉट वाटर में ज़्यादा तेज हो रहा है। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वाटर का, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे, और जब मूव करने लगेंगे तो इंटरमिक्सिंग का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि उसमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर फैक्टर में, लिखा हुआ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाती है। एंड दिस इज बिकॉज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं एंड मूव मोर रैपिडली, और बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये रहा आपका टेम्परेचर का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर का। अब प्रेशर का क्या है, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको एक दे रहा हूँ, एक तो यहाँ लिखा हूँ, एक दे रहा हूँ। मान लीजिए आप अभी 12th में आएंगे तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ में क्या होता है कि लिक्विड में हम गैस को मिक्स करते हैं, लिक्विड में हम किसको मिक्स करते हैं, गैस को मिक्स करते हैं, तो उस पर से प्रेशर डालते हैं।
जितना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ना उतना ज़्यादा गैस उसके अंदर मिक्स हो रहा है। अब गैस का मिक्स होना एक तरह का डिफ्यूज हो रहा है। अब उसमें डिफ्यूज हो रहा है तो क्यों डिफ्यूजन हो रही है उसमें? क्योंकि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ही वाटर के अंदर गैस क्या होगा, मिक्स होगा, यानी डिफ्यूजन इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ, द punctured tire at a higher pressure becomes flat than the punctured tire at a low pressure। ठीक है, हाई प्रेशर पे पंक्चर का टायर जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। तो ये रहा आपका प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने पे भी डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर भी डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ाने पे डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। ग्राहम ने कहा था। तो ये रहा आपका फैक्टर अफेक्टिंग। अब बात कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिखिए। माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF। अब हम बात करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF के बारे में। तो ध्यान से देखिए, लिखा है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, हाँ, विच एक्ट बिटवीन नाइबरिंग पार्टिकल, यानी जो पास के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, उसी को, जैसे एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, आयन के बीच में, उसी को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सीधा समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो पास के जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल, आयन्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा, उसी फोर्स को हम बोल देते हैं आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए यहाँ लिखा हूं मैं, दे आर वीक कंपेयर टू द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो दो फोर्सेस, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकेंडली इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार कंपटीशन में कहीं पूछ लेगा आपसे कि दोनों में ऑर्डर क्या है, किसमें ज्यादा फोर्स लगता है, कौन ज्यादा फोर्स का, जिसमें कौन ऐसा फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में जो ज्यादा लगता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, लगता नहीं स्ट्रांग होता है वही। तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वही लिखा हूं मैं, दे आर वीक कंपेयर टू द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एंड विच कीप अ मॉलिक्यूल टुगेदर। ये क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में लगता है फोर्स। और जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड आप देख रहे होंगे, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल के बीच में या एटम में, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसमें आएगा। फिर आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, यहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके लगेंगे, और आयनिक बॉन्ड जानते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरमॉलिक्यूलर। अब बात करते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ लिखा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग इंटरेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जिस पे डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो कौन है? ये 5 पॉइंट लिखा हूं, और इन पांचों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आपका, डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, डाइपोल इंटरेक्शन। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड आपका है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड नेक्स्ट है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड नेक्स्ट आपका है डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। यानी लंदन फोर्सेस या इसी को डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। अब ये जितना मैं पांचों पॉइंट लिखा हूं ना, ये पांचों यूज होंगे आपके पूरे केमिस्ट्री में। जितने आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उन सब में यूज तो होंगे ही, जो कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स नॉलेज होनी चाहिए कि डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, या डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक, तब इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कितना लिखिए, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं, एक एक एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो टॉपिक मैंने दिखा था, पांचों टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, पांचों ध्यान दीजिए। देखिए, डाइपोल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं कि डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो डाइपोल इंटरेक्शन में दोनों पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल,
अगर पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एवं पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, राइट। पहला चीज। अब बात करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है। तो सबसे पहले आप बात कर लेंगे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए लिखा हूँ पोलर मॉलिक्यूल है तो परमानेंट डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो परमानेंट डाइपोल होते हैं एंड दैट आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के चलते हैं। जब तक मॉलिक्यूल एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका पोलर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तभी आपका पोलर बनता है, ठीक है। ऑफ द एटम दैट आर एसोसिएटेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एसोसिएट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में बनता है, ठीक है। अब देखिए जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अकर HCl के अंदर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगता है, लेकिन अब क्वेश्चन आती है कि HCl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है। तो देखिए आपका ये HCl है, फिर आपका ये HCl है, अब दो मॉलिक्यूल HCl का ले रहा हूं मैं। अब इसमें HCl में आप Cl को जो देख रहे हैं इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण इस हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको। जब अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो इसीलिए यहाँ लिखा है अट्रैक्टिव फोर्स, या एक अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी यहाँ पोलर ये भी है, पोलर ये भी है। पोलर क्यों है, क्योंकि इस पे पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, क्योंकि Cl जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए माइनस और ये पार्शियल प्लस, यही कारण है कि ये पोलर कंपाउंड है। अब दो पोलर भाई कंपाउंड है, दो पोलर आपके मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है और आपका पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड। अभी मैंने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करा था, अब बात करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो चलिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन की बात करूँ ना, तो आयन मतलब समझ ही गए होंगे जो आयन के फॉर्म में होता है, डाइपोल मतलब समझ ही गए हैं जो पोलर होता है। तो जो पोलर होगा एक कंपाउंड और एक आयन होगा, उसके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल, मान लीजिए अगर नमक को आप पानी के अंदर डालते हैं तो जब आप साल्ट को वाटर में डालेंगे तो साल्ट आयनों में ब्रेक होगा, आयनों में ब्रेक होने के बाद उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आपका पोलर बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्यों पोलर होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये वाटर है, इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HOH, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H2O, ऐसे बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, इसके बीच में 104 डिग्री 5 मिनट एंगल होता है, राइट। अब यहाँ पे होता है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर के कारण क्या होगा, अच्छा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अभी मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने के कारण यहाँ पे क्या आती है, पोलैरिटी आती है, पोलर। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, राइट, और इस पे पार्शियल निगेटिव, इसी कारण ये क्या होता है आपका पोलर होता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, पहला चीज। अब ये पोलर है, इसमें आप डाल दिए NaCl, जैसे पानी में NaCl आप डालेंगे ना तो Na+Cl- के फॉर्म में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, आयन के फॉर्म में टूट जाएगा। और जब Na+Cl- बना तो वो आपका आयन है और ये आपका पोलर है, तो पोलर और आयन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा और यही फोर्स आपका कहलाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सिंपल में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे Na+ था और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पार्शियल निगेटिव, Na+ है, अब इसके बीच में क्या होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन तो होगा ही, अब अट्रैक्शन होने लगा तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये आपका H2O डाइपोल हो गया और आपका Na+ आयन हो गया और इसीलिए इसको बोला जाता है आयन डाइपोल। अब यहाँ पे लिखा हुआ दिस इंटरेक्शन आर द सिमिलर टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये मतलब उसी तरह सिमिलर है, सेम, जिस तरह डाइपोल डाइपोल में था वैसे ही ये भी काम कर रहा है ना। फॉर द फैक्ट दैट दे अराइज बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, ये किसके बीच में बनता है, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ NaCl मिक्सड विद वाटर एंड द पोलर H2O मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू द सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन द बीकर, वही यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में लिखा हूँ। फिर यहाँ लिखा हूँ वेरी स्ट्रॉन्गर देन अदर इंटरेक्शन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अदर इंटरेक्शन के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इसको लिखिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
अब बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ये तीसरा पॉइंट है आपका। देखिए लिखा हो, इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड बाय एन आयन प्लेस्ड नियर इट। अगर हम नॉन पोलर को आयन के पास लेकर जाते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है और उसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने लगता है और इंटरेक्शन होने लगता है। ठीक है, इसी के बारे में बता रहा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुनिए ध्यान से। यानी इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड बाय एन आयन, यानी आयन के द्वारा नॉन पोलर क्या होगा, पोलराइज होगा, प्लेस्ड नियर इट, अगर उसको उसके पास में लेकर जाएं तो, किसके पास में, आयन के पास लेकर जाएं तो। अब आगे देखिए, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपॉन ऑब्टेनिंग अ चार्ज बिहेव एज द इंड्यूस्ड डाइपोल, और वो नॉन पोलर जो होगा वो चार्ज ऑब्टेन करने लगेगा, इसी को इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। एंड दिस इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल इज नोन एज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और इस तरह के इंड्यूस्ड डाइपोल को हम क्या नाम देते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आयन प्लस नॉन पोलर। अब सुनिए, आयन में आपका Br माइनस में ले रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इसके पास में लेकर आ रहा हूँ मैं H2 मॉलिक्यूल। अब जब मैं आयन Br माइनस के पास H2 मॉलिक्यूल लेकर आऊंगा तो इस Br माइनस के चलते जो H2 मॉलिक्यूल होगा उस पर एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा। इसके पीछे रीजन क्या है देख लीजिए, जब Br माइनस के पास में H लाया तो H2 को आप ओपन करेंगे तो H बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट करने लगेगा, और ये जो Br माइनस है ना, इसको खींच अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, खींचेगा तभी जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव तब आएगा जब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये खींचने लगेगा ना तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा पोलराइज्ड। और जैसे पोलराइज होगा तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगने लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स। अब इंटरेक्शन जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यानी सीधा समझ लीजिए कि जब भी आपसे पूछा जाए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो आपके पास एक आयन होगा, उसके पास आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को लेके आएंगे। जैसे मॉलिक्यूल लाएंगे, मॉलिक्यूल में क्या होने लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, मतलब इंड्यूस होने लगेगा चार्ज, और उसके कारण उसमें अट्रैक्शन होने लगेगा उनके बीच में, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के बीच में और इसके बीच में। जैसे एक पॉजिटिव के एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम को मैं O2 के पास लेके जाऊँ, Na प्लस को जब ऑक्सीजन के पास में लेके जाऊंगा, तो जैसे लेके जाऊंगा ना तो उसको वो क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा, उसे पोलराइज कर देगा। पोलराइज कैसे करेगा, तो ये जो Na प्लस है इस O2 को लेके गया, तो O2 में ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करने लगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करने लगा, खींचने लगा, तो इस पे निगेटिव आ गया, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव। इधर निगेटिव है तभी Na प्लस के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जांपल्स। तो इसके ये दो एग्जांपल्स हो गए, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, फिर बात करते हैं 4 नंबर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 and 5। ये 4 नंबर पे है एंड दिस इज 5। 4 में क्या आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, तो देखिए, अब डाइपोल इंड्यूस्ड बोला ना, तो डाइपोल मतलब ये हो गया आपका पोलर, और इंड्यूस्ड मतलब ये हो गया आपका नॉन पोलर। यानी जब पोलर और नॉन पोलर दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होने लगता है तो उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे आप देखिए HCl क्या है आपका, पोलर है, अभी बताया था मैंने, और नॉन पोलर की बात करूं तो Cl2 क्या है आपका, नॉन पोलर है। अब पोलर और नॉन पोलर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा तो वो आएगा किसके अंदर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। प्लीज रिमेंबर इट। अब देखिए इसमें होगा क्या कि HCl में Cl की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो इससे पार्शियल निगेटिव आएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इतना कंफर्म। अब इधर पार्शियल निगेटिव है तो ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा कि इधर ये निगेटिव है तो ये अपने तरफ खींचेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर फेंकेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, और ये प्लस और ये माइनस, तभी तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इसी कारण यहाँ पे बोलते हैं इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। तो ये रहा डाइपोल इंड्यूस्ड। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। तो इसमें क्या है कि 5 नंबर में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखा हूँ, दिस इंटरेक्शन आर सिमिलर टू द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयन की तरह सिमिलर है, कोई बात नहीं। अब देखिए 5वां नंबर पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अभी जो इंस्टेंटेनियस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़के सब भूल जाते हैं ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है सबको, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, इजी हो जाता है। देखिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी इसमें क्या होगा कि नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में जब इंटरेक्शन होने लगता है, जब अट्रैक्शन होने लगेगा, तो उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड। कैसे, तो मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल क्या है आपका, नॉन पोलर है,
फिर H2 मॉलिक्यूल क्या है आपका, नॉन पोलर है। अब इस H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या कि इसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस की तरह। जैसे मान लीजिए आपका एस था और एस था, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए खींचेगा तो पार्शियल इस पे क्या आएगा, नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे है एच एच, अब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके बीच में क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन। तो ये आपका नॉन पोलर के बीच में काम करता है। तो ये रहा 5 पॉइंट। अब एक लास्ट बचा हुआ है डिस्पर्जन लंदन फोर्स, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको लिखिए, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट पॉइंट। अब देखिए ये सेकेंड लेक्चर था आपका, और सेकेंड लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। और अभी तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है क्या, और नहीं भी आ रहा हो ये भी बताइएगा, ठीक है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये लास्ट पॉइंट है आज का, और फिर नेक्स्ट आपके कल बनाएंगे वीडियो और उसको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मतलब थर्ड आपका जो लेक्चर है वो, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। एंड इसमें क्या है, डिस्पर्जन फोर्सेस में क्या है कि इट ऑपरेट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब बहुत कम डिस्टेंस के लिए ऑपरेट किया जाता है। एंड इट इज द बिगेस्ट फोर्स, और ये बहुत ज़्यादा बिग फोर्स होता है। एंड दिस काइंड ऑफ फोर्सेस अराइजेज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये फोर्स आपका क्या होता है, अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। एंड दस क्रिएटिंग टेम्परेरी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज रीजन्स, और ये क्या क्रिएट करता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रीजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यही आपका होता है डिस्पर्जन फोर्सेस एंड लंदन फोर्सेस। एंड दिस इज लास्ट पॉइंट, ओके। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आपको अगर समझ में आए तो और अच्छे से, भाई समझ ही रहे हैं तो फिर मैं आपको एक एक चीज़ पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, एक एक टॉपिक और एग्जाम्पल के साथ। एंड आने वाले जितने न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी के जितने टॉपिक होंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ये तो एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, लेकिन टॉपिक भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट, ओके। और इसके न्यूमेरिकल्स भी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना।